नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिस खबर ने हर किसी को चौंका दिया है। एक बेबस लाचार मां अदालत से, सिस्टम से, सरकार से गुहार लगा रही है कि उसके बच्चे का पिता कौन है ये पता करवाया जाए। वो डीएनए टेस्ट की गुहार लगा रही है और इस वक्त उस महिला के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता कुमार गौतम मौजूद हैं और हम सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या कुछ है। गौतम, आखिर ये मामला क्या है और किस तरह से, एक बार हम चाहेंगे कि गायत्री जी जो आपके साथ मौजूद हैं वो बताएं कि आखिर ये क्या पूरा मामला है। बिल्कुल उदय जी, और उससे पहले हम आपको एक फिल्म साल 2000 या 2001 के आसपास एक फिल्म आई थी, क्या कहना। उस फिल्म में बड़ा ही अच्छे तरीके से एक महिला जिस साथ पहले वो एक लड़की के साथ रेप होता है और रेप होने के बाद किस तरीके से वो एक माँ बनती है और माँ बनने के बाद जब बच्चे को 9 महीने अपनी गोद में, अपने पेट में सींचने के बाद वो जन्म देती है और जन्म देने के बाद पिता के नाम की तलाश में जुट जाती है। ठीक एक कहानी ऐसी ही है, लेकिन इस कहानी नहीं, ये वो रियल लाइफ स्टोरी है। इस रियल लाइफ स्टोरी में क्या कुछ है ये हम गायत्री देवी जी से ही जानेंगे। गायत्री जी, सबसे पहले तो बड़ा जो कुछ भी हुआ आपके साथ, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये हम जानना चाहेंगे। जो शुरुआत, ये घटना मेरे साथ जो हुआ, रेप हुआ, ये सबसे पहले 2016 में हुआ। गुलाब यादव ने अपने आवास पे मुझे बुलाया, ये कह करके कि मैं तुम्हें राज्य महिला आयोग में मेंबर बनाऊंगा। गुलाब यादव हैं जो झारपुर विधानसभा से एमएलए थे सिटिंग उस समय, आरजेडी। उन्होंने बुलाया ये आश्वासन दे करके कि मैं तुम्हें राज्य महिला आयोग में मेंबर बनाऊंगा, और मेंबर तो नहीं बनाया लेकिन गन पॉइंट पर मेरे साथ ब्रूटली रेप किया उसने। रेप करने के बाद वो आश्वासन दिए, जब मैं थाने जाने लगी कि मैं जा रही हूँ रेप हायर दर्ज कराने, तो अपने नौकर का 2-4 नाम लिए। एक उसमें से याद नाम रहता है हमेशा, उसका नाम ललित है। वो सिंदूर लेकर आया था पूजा रूम से, जहाँ कहीं से लाया हो, वो सिंदूर लेकर आया। गुलाब यादव ने मुझे लगाया। उसने आश्वासन दिया कि मैं 6 महीने में तलाक दे करके तुमसे शादी करूँगा। और इसके बाद वो जगह जगह बुलाने लगा कि तुम दिल्ली आओ, तुम्हारे लिए हम दिल्ली में घर खरीदेंगे, शादी के बाद हम यहाँ रहेंगे। जब तक मैं कभी दिल्ली, कभी पुणे, कभी मुंबई ऐसे बुलाता था। फिर मैंने स्ट्रिक्टली पूछा कि समय बीत रहा था, मतलब भाई डिवोर्स फाइल किए हो तो डिवोर्स का पेपर दिखाओ, या डिवोर्स, तो बोला थोड़ा टाइम लगेगा, आज दिखाता हूँ, कल दिखाता हूँ। ऐसे करते करते उसने 8/7/2017 को मुझे होटल वेस्टिन पुणे बुलाया, ये बोल करके कि मैंने डिवोर्स दे दिया है, मेरे पास डिवोर्स का पेपर है, यहाँ आओ दिखाते हैं, फिर यहीं कहीं रजिस्टर्ड मैरिज कर लेंगे। और वहाँ जाने के बाद उसने सर्टिफिकेट तो नहीं दिखाया, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट डिवोर्स का, लेकिन खाने पीने की चीज़ों में नशीली चीज़ें मिला करके बिहार के एक आईएएस ऑफिसर हैं जो अभी ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव है, उनसे मिलवाया। और इन दोनों ने मेरे साथ गैंगरेप किया। गुलाब ने उसका वीडियो बनाया और इस वीडियो बनाने के बाद मुझे लगातार यही बोलता था कि आज के बाद तो मुझे शादी के लिए प्रभाव में डालेगी, प्रेशर डालेगी, या रेप का केस का धमकी दोगी, मैं ये वीडियो वायरल करूँगा, तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठाऊँगा, तुम्हें अब वही करना होगा जो मैं कहूँगा, जैसे मैं जो चीज़ चाहूँगा, जहाँ बुलाऊँगा वहाँ तुमको आना पड़ेगा। और मैं ये उसके डर में, भाई सत्ताधारी लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, ये चीज़ें 2-4-6 महीने ऐसे ही वो के मिलने के बाद 2017 के बाद होटल दिल्ली में बुलाया, होटल ली मेरेडियन में, होटल पार्क में, और भी अशोका, जो और भी होटल हैं, उन लोग का नाम मुझे याद नहीं उन होटलों का, लेकिन जितना का है उतना मैंने अपने कंप्लेंट पिटिशन में भी मेंशन किया, आपसे ही बता रही हूँ। तो ये बुलाया, लेकिन इसका कहीं भी ये वो नहीं था कि इसको सही बार मुझे मेरा शोषण किया और लगातार रेप किया, गैंग रेप किया। इस घटना के बाद 2017 के बाद ये जब भी होता था, जब भी मुझे बुलाता था होटलों में, तो अकेला नहीं रहता था, संजीव हंस इसके साथ था और ये दोनों मिलकर गैंग रेप करते थे। इसी बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं हॉस्पिटल में, जहाँ मेरे बच्चे का हुआ, मैं गुलाब यादव का नाम भी लिखाया हुआ है, वो तो डॉक्यूमेंट्री उस पर है कि शादी का आश्वासन इसने ही दिया, सिंदूर इसने ही लगाया था, तो वहाँ मैंने उसका नाम लिखा। मैंने उससे आधार कार्ड मांगा, गुलाब से आधार कार्ड दो, तो गुलाब यादव ने बोला कि मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, मैं फैमिली प्लानिंग करवाया हूँ, संजीव हंस का बच्चा है। संजीव हंस ने नंबर ब्लॉक कर दिया था, तो उससे कोई बात नहीं हुई हमारी। 2018 के बाद फिर मेरा बच्चा छोटा
था मैं उसमें दिल्ली में ही थी, दिल्ली में इसका बर्थ हुआ, शालीमार बाग एरिया में रहती थी। फिर यहाँ वहाँ से मैं आ गई यहाँ इलाहाबाद, क्योंकि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, इलाहाबाद में रहती हूँ। तो 21 से मैंने 2020 से ही मैंने जगह जगह थाने में एसपी के यहाँ आवेदन लिखना शुरू किया, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो थक हाकर मैंने दानापुर सिविल कोर्ट में, क्योंकि घटना का स्टार्टिंग दानापुर में ही हुआ था, ये रूपसपुर में हुआ था। तो रूपसपुर थाने में के अंदर का एक घटना था, तो दानापुर सिविल कोर्ट जुरिडिक्शन बनता था, वहाँ मैंने कंप्लेन केस किया। वो कंप्लेन केस खारिज हो गया। कंप्लेन केस खारिज हुआ तो मैं इलाहाबाद पटना उच्च न्यायालय में उस खारिज वाले एप्लीकेशन के अगेंस्ट पिटीशन फाइल की। पटना हाई कोर्ट से एफआईआर का ऑर्डर हुआ इन दोनों के खिलाफ, और आज तक इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा। ये दोनों एज इट इज संजीव हंस इस सरकार में बने हुए हैं, अपने पोस्ट के एक्यूज है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ऑर्डर हुआ है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैडम, ये गायत्री जी, एक अहम सवाल है कि आप पढ़ी लिखी महिला हैं, और पढ़ी लिखी महिला होने के बावजूद भी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप प्रलोभन के शिकार होगी? प्रलोभन के शिकार नहीं। आपको अगर कोई आश्वासन देकर आप मुझे यहाँ बुलाए, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ कोई किसी को बुलाकर गोली मार दे तो आप क्या कहेंगे? जस्ट लाइक किसी महिला को यहाँ बुला करके मर्डर कर दे। कोई किसी को कहीं बुलाता है, एक एडवोकेट है वो भी अपने चैम्बर में क्लाइंट को बुलाता है, तो क्या बुला करके उसके साथ अपराध करना चाहिए? ये जाने वाले की गलती है? बताइए। कि बाद में फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुलाब यादव शादी करेंगे या पढ़ो? नहीं, मैं तो गई एक आश्वासन में कि भाई ये आरजेडी का सिटिंग एमएलए है, बोल रहा है कि मैं कर सकता हूँ, महिला आयोग में मेंबर बनवा सकता हूँ। तो कोई भी किसी को कोई आश्वासन देता है, कुछ कहता है, उस पर विश्वास करता है इंसान। इसने घटना किया मेरे साथ, और इसके बाद फिर दूसरा आश्वासन देने लगा कि मैं रेप केस न करूं, क्योंकि इमीडिएट करने के बाद ये अरेस्ट हो सकता था। तो उस चीज़ के लिए इसने फिर मुझे शोषण करना शुरू कर दिया। और इसके बाद संजीव हंस को वेस्टर्न होटल पुणे बुला करके गैंगरेप किया। तो बताइए आप कि प्रलोभन का शिकार है या इन ऐसे अत्याचारियों? इनका जो वीडियो बनाया गया, क्या ये इस वजह से चुप रही या किसी तरह की धमकी इन्हें दी जाती थी? किसी को बोला दी जाती रही या फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मेरे खिलाफ हमेशा ये धमकी बरकरार है। उस समय से 2016 से जिस दिन मेरे साथ गैंगरेप हुआ, उससे लेकर आज अभी मैं आपके यहाँ बैठी हूँ, फिर भी मेरे मन में डर है। एक दो लोगों में हाई कोर्ट जाती हूँ, कोई भी व्यक्ति कभी कोई वकील, कभी कोई नॉर्मल आदमी आकर बोलता है, अरे मैम क्या लड़ रही है, वो तो ऐसे बोल रहा है, वो गाड़ी चढ़वा देगा आपके ऊपर, वो बच्चे को मरवा देगा, सबूत मिटा देगा। तो ये आज भी उस देता था कि जान से मरवा दूंगा, आज भी दे रहा है कि जान से मरवा दूंगा। इसलिए मैं आप मीडिया को, कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है, प्रभावशाली लोग हैं, मैं मीडिया को बार बार बुलाकर यही चीज़ें कह रही हूँ कि मेरे जान को खतरा है। वो लगातार ये चीज़ को बनाया। संजीव हंस ने लास्ट कॉल करके बीच में वो फ़ोन करना बंद कर दिया था। जब मैं प्रेग्नेंट हुई, हॉस्पिटल से फ़ोन की थी, जब गुलाब यादव ने मना कर दिया था कि मेरा नहीं है, संजीव हंस का है, तो संजीव हंस ने ये अभी तक मेरे से बात ही नहीं कभी किया था। 2021 में जब मैं केस की दानापुर सिविल कोर्ट में, जब हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ एफआईआर का, इसके बाद संजीव हंस मुझे फ़ोन किए, फ़ोन करके बोल रहे हैं मेरा बच्चा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं सारा चीज़ करूँगा बच्चे के लिए, जो एक पिता का फ़र्ज होता है मैं निभाऊंगा, तुम केस वापस ले लो। करना उनको कुछ नहीं था, न तो आधार कार्ड, न तो इसका एडमिशन कहीं करवाए किसी स्कूल में, ना हमको कोई मंथली खर्च दिए इसके परवरिश के लिए। तो बैंक अकाउंट है, डिटेल हो तो सामने आ जाएगी चीज़ें, झूठ बोलने की बात तो है नहीं। वो इलाहाबाद गए जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे आवास पे है, जा कर के सारी चीज़ें बोले, फ़ोन पर भी बोले, रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास, लेकिन वो किए कुछ नहीं। लास्ट में उनकी धमकी इतनी थी, जब मैं केस वापस नहीं ली तो व्हाट्सअप कॉल करके उन्होंने बोला कि तुम कुछ भी कर लो, मैं सत्ता में हूँ, मैं सरकार चलाता हूँ, मेरे पास इतना पावर है कि मैं डीएनए टेस्ट नहीं करना हो, मतलब डीएनए प्रूफ नहीं होने दूंगा। ये लास्ट धमकी थी। चाहती है कि डीएनए? बिल्कुल, मैं डीएनए टेस्ट के लिए ही फाइट कर रही हूँ। मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, बच्चे का भविष्य नहीं बर्बाद होना चाहिए, इसको एक अच्छा जीवन मिलना चाहिए, और मैं इसके लिए ही फाइट कर रही हूँ। मुख्यमंत्री के पास भी गई थी, आपने जो कागज़ दिखाया है, हाँ, उसमें आप मुख्यमंत्री के पास भी गए, उन्होंने एसआईटी का गठन भी कर दिया, एसआईटी में दोनों दोषी भी पाए जाते हैं, बावजूद इसके अब तक उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब न्यायालय से स्टे लगा के बैठे हैं, नो कोर्ट सिर्फ लगा हुआ है हाई कोर्ट से,
जिस हाई कोर्ट ने हमें एफआईआर का ऑर्डर दिया, उसी हाई कोर्ट से उन्होंने अपना नो कोर्सिव लगाया हुआ है, अरेस्टिंग पे स्टे लगाया हुआ है। कार्रवाई कुछ आगे हो नहीं रही है, पुलिस की रिपोर्ट ट्रू हो रखा है, सत्यापित है। यानी गौतम किससे उम्मीद है जवाब? डीएनए टेस्ट की गुहार लगा रही हैं। क्या इन्होंने सीएम से भी मुलाकात की है क्या, नीतीश कुमार से? आपकी मुलाकात सीएम से हुई? नहीं, हमारी सीएम से मुलाकात सीएम से डायरेक्ट कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने उनको लेटर लिखा था। जब थाने ने, एसपी ने मेरे आवेदन का कोई जवाब नहीं दिया, कुछ रिस्पांस नहीं लिया गया, तो मैंने उनको लेटर लिखा था, लेकिन उस लेटर का भी कोई जवाब नहीं आया। मैं उनसे पर्सनली नहीं मिली हूँ। लेकिन जब न्याय की उम्मीद तो इंसान न्यायालय से ही करता है ना, न्याय की उम्मीद आप सीएम से थोड़ी करेंगे। लेकिन आपने अपने पीके शाही का भी जिक्र किया है। पीके शाही का जिक्र मैंने इसलिए किया कि उसने मुझे धमकी दिया कि ये उनके संजीव हंस ने, ये सरकार के जो एडवोकेटों का मेन हेड एडवोकेट जनरल होता है, उठते बैठता हूँ मैं उठता बैठता हूँ, पीके शाही के साथ मैं बैठता हूँ, एडवोकेट जनरल के साथ मैं इतना प्रभावशाली हूँ, मैं तुम्हारे केस में कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये संजीव हंस के वर्ड को मैंने बोला है कि मुझे ऐसे धमकियाँ मिलती हैं। हाँ, ये मेरा नहीं कहना कि मैं कह रही हूँ, उन्होंने ऐसा कहा। ये अब आपको फिर किससे उम्मीद है? उम्मीद तो न्यायालय से ही रहेगा हमेशा। न्यायालय के लोग कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, आप कहाँ जाएंगे? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लोगों के फंडामेंटल राइट का, मानवाधिकार का, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही बॉडी बनाया है ना कि भाई जो रूल है उसका प्रहरी है न्यायालय। किसी भी चीज़ को फॉलो करने का जो रूल बना है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका पहरेदार है न्यायपालिका। आपको करना है, आपका जो रूल नियम के अनुसार चलना है, तो न्यायपालिका पे ही भरोसा करेंगे ना। कोई ऐसे प्रमाण है क्या कि इन्हें अक्सर फोन कर बुलाया जाता था, कॉल रिकॉर्डिंग, या फिर कोई ऐसे प्रमाण या साथ में फोटोग्राफ्स वगैरह जिनके आधार पर ये तमाम दावे ये कर रही हैं? एक सवाल पूछ रहे हैं हमारे एंकर कि क्या आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है जिसमें आपको बुलाया जाता हो, आपको धमकी दिया जाता हो, आपके साथ गलत हुआ हो? देखिए, वो मेरे पास इन लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग के अलावा कुछ नहीं है। वॉइस रिकॉर्डिंग 2016 से अभी तक 7-8 साल हो गए। बहुत दिन तक आप मोबाइल भी बदलता है, लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग अभी रिसेंट जो संजीव हंस गए हैं पिछले साल, उनकी रिकॉर्डिंग है जिसमें आप सुन सकते हैं, कोई एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ मैं करूँगा। हाँ, वो चीज़ें हैं हमारे मोबाइल में अभी, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा डिले होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कानून भी 3 साल मैक्सिमम 5 साल, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप किसी डिवाइस में रखते हैं, वायरस लग जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। गुलाब की भी धमकियाँ थी। अभी एक आध फ़ोन मेरा जो फूट गया जिसमें वो धमकी दे रहा है कि तुम क्या उखाड़ लोगी मेरा, हम ऐसे ही शोषण करेंगे। कितनों के साथ किया, किसी ने तो बोला नहीं, मार के फेंक दिया है, तुमको भी फेंक देंगे, कोई लाश का पता नहीं चलेगा, हम इतने पावरफुल लोग हैं, तमाम बातें हैं। और एक बात अभी मैं बता दूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी शानदार होटल में होने वाला था, लेकिन वहाँ भी आप लोगों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शानदार होटल में मौर्या में होने वाला था, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग वो भी मैं आपको दूंगी। मौर्या होटल के मालिक ने साफ बोला कि मुझे ऊपर से प्रेशर आया है, दबाव आया है कि आपका कोई भी बुकिंग नहीं लेना है, गायत्री यादव का कोई भी बुकिंग नहीं लेना है, उनका कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं करना है। सारे होटलों वालों को उन्होंने फ़ोन कर करके मना किया। सीएम साहब से मिली, फिर अभी तो तेजस्वी यादव की सरकार है, लालू प्रसाद यादव की सरकार है, आप भी यादव हैं, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि एक यादव की बेटी के साथ गलत हो? कुछ नहीं है, ये यादव, ये जातिवादी, ये सिर्फ इनकी अपनी प्रोपेगेंडा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। जनता भोली होती है, इनके इमोशंस के साथ खेलने का, इनसे वोट लेने का। किसी भी बताइए, हम अगर जाति से इनको इतना ही लगाव होता, हम तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मांग रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है उसके लिए न्याय मांग रहे हैं। ये सरकार क्यों कोई कदम उठा रही है? क्यों ऐसे अपराधियों को, ऐसे क्रिमिनल्स को जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद एफआईआर दर्ज हुआ है, पोस्ट पे कायम है संजीव हंस? क्यों कायम है? अगर ये सरकार सही में न्याय करती है, जाति छोड़ दीजिए, महिलाओं को दबे, कहती है ना, दबे कुचलो गरीबों की सरकार, मसीहा, ऐसे मसीहा होते हैं गरीबों का कि गरीब की महिलाओं की रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप उनको संरक्षण दे रहे हो, आप उनको पोस्ट पे बरकरार रखे हो, क्यों नहीं हटाते हैं? एफआईआर के बाद तो कायदे से हटना चाहिए। तो हर मन से कहते हैं कि हम तो ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। तो दिख रहा है ना सामने किसको बचा रहे हैं, बचा रहे हैं तो सामने दिख रहा है, और फंसाए होंगे वो जाने। संजीव हंस को बचा रहे हैं। जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, एफआईआर दर्ज है, एफआईआर रजिस्टर्ड है, तो वो क्यों अपने पोस्ट पे कायम है? क्यों नहीं उनको हटाया गया? तो दिख रहा है ना। गौतम, विकल्प तो यही बचता है कि ये फिर से न्यायालय में अपील करें या उससे भी ऊपरी न्यायालय में जाएं।
कभी लुढ़क कर बीजेपी में जाते हैं, कुर्सी कायम रहना चाहिए, बिहार भाड़ में जाए, बिहार की जनता मर जाए, बिहार में कंगाली आ जाए, दरिद्री आ जाए। अब तो आपको कोर्ट की शरण में है, आपको लगता है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा? न्याय की उम्मीद तो सिर्फ न्यायालय से ही कर सकते हैं ना आप, लेकिन रही बात सरकार की जो प्रक्रिया होती है कि अब तारीख लिस्ट पे केस नहीं आ रहा है। अब संजीव हंस की धमकी मुझे याद आ रहा है। मैं जो पीके साही सर का नाम ले रही हूँ बार बार, वो इसलिए नहीं ले रही हूँ कि उन्होंने कुछ कहा है या उन्होंने पर्सनली मेरा उनसे बात हुई। ये तो संजीव हंस की धमकी है, जो संजीव हंस ने मुझे कहा है कि मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, मेरा उनके घर आना जाना है, मैं जो चाहूँगा वो करवाऊँगा, तुम्हारा डीएनए कभी प्रूफ नहीं होने दूंगा। डीएनए अभी तक प्रूफ के लिए नहीं। हाँ, ये धमकी है संजीव हंस की, लास्ट कॉल व्हाट्सएप कॉलिंग, और ये लास्ट धमकी है कि वो किसी भी कीमत पे आर्यन का डीएनए प्रूफ नहीं होने देंगे। उदय जी ये भी चाहती है कि बच्चे का एडमिशन हो, क्योंकि अभी तक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, आधार कार्ड नहीं बना है, और इसके बगैर ये बच्चे का एडमिशन नहीं करा सकती। और अब ये चाहती है कि कम से कम किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दें, जो इसकी अच्छी परवरिश हो, और शायद ये सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है वापस। हाँ बिल्कुल, अब ऐसे ही बिना एडमिशन का ही क्लास करवाते जाएंगे, बच्चा स्कूल जाएगा लेकिन उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पहले वर्ष प्रमाण पत्र नहीं जमा किए हैं, तो क्या कोई लीगली कोई वैलिड तो नहीं होगा ना। मैं मान 10th क्लास तक पढ़ लिया, उसको सर्टिफिकेट ही हमको नहीं मिलेगा, तो कोई मतलब है? तो वही चीज़, इसको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, इसलिए हम चाह रहे हैं इमीडिएट इसका डीएनए टेस्ट हो। अब ये सिर्फ डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हैं ताकि ये पता चल सके कि इस बच्चे का पिता कौन है। एक अहम सवाल ये भी है कि आखिर एक महिला होने के नाते इनको न्याय कब तक मिल पाएगी, क्योंकि ऐसे केसेस में कोई अगर स्पीडी ट्रायल होता तो शायद संभवतः इनको न्याय पहले मिल सकता था, लेकिन स्पीडी ट्रायल होना चाहिए ऐसे केसेस का। एक तो इंडिया में इतने रेप होते हैं, उसका 1-2% केस दर्ज होता है, इसी डर से कोई महिला दर्ज नहीं करेगी, केस करवाने जाएगी। एक तो अपराध जिसके साथ हुआ, फिर उसके साथ मेंटली अपराध शुरू हो जाता है। अगर ये इस केस में कार्रवाई नहीं हो रहा है, गुलाब यादव जगह जगह बोलता है क्या उखाड़ लिया मेरा, क्या कर लिया मेरा, क्या कर लोगी मेरा, तुम केस करके भी कुछ नहीं कर सकी। तो ये जो अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, ये किसकी वजह से बढ़ा हुआ है? हमारे सिस्टम की लजेस की वजह से। तो ऐसे में तो किसी संविधान कानून का फिर तो किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं ना। राज, जंगल राज, जिसको चाहो मारो, जिसका चाहे रेप करो। फिर तो इससे अच्छा अंग्रेजों की शासन थी ना, इस शासन से अच्छा तो फिर अंग्रेजों की शासन है। फिर ये वोटिंग का सिस्टम क्यों रखे और डेमोक्रेसी क्यों रखे? फिर ये जनता को बेवकूफ़ क्यों बनाते हो कि हम महिलाओं के लिए कानून बना रहे हैं, लोगों के लिए कानून बना रहे हैं? जब कानून का पालन ही नहीं होना है तो बनने का कोई मतलब नहीं है ना। चलिए गौतम, यही कहा जा सकता है कि अदालत पे, न्याय व्यवस्था पर इन्हें आस्था रखनी चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि भले देर से ही इन्हें न्याय मिलेगा और जो भी दोषी हैं उन आरोपियों को सजा भी मिलेगी। मेन है लोग हैं वो उनके साथ उठते बैठते हैं। भी उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय जल्द से जल्द मिले और बच्चों को, खासकर बच्चे को आगे के लिए, बेहतर भविष्य के लिए जो पिता का नाम है वो भी मिल जाए। लेकिन इसके लिए इंतज़ार करना होगा कि न्यायालय कब तक अपना फैसला सुनाती है और न्यायालय किस रूप में कौन सी तारीख देती है। जी उदय जी, आप जुड़ने के लिए आपको और गायत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बिहार की वानगी है और इस तरह जिस तरह से ये महिला सवाल खड़े कर रही है कि वो सिस्टम से लड़ रही हैं और डीएनए टेस्ट की गुहार लगा रही हैं, अदालत के सामने भी गुहार लगा रही हैं, लेकिन उनके केस को लेकर जल्द सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कार्रवाई करती भी है या नहीं, या फिर अदालत का कोई आदेश आता है उसके बाद इन्हें इंसाफ मिलने की पहल शुरू होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो पूरे सिस्टम पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।